नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम कल यानी कि संडे को जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए 35 करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है जो कि आपके जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है होम इन दी वर्ल्ड। क्या नाम है? होम इन दी वर्ल्ड इस पुस्तक का नाम है। और जो हमने पुस्तक और लेखक वाला वीडियो डिस्कस किया था उसमें यह था क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि होम इन दी वर्ल्ड हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो इनको अमर्त्य नाम दिया गया था और इन्होंने अपने दादाजी के साथ में जो पल बिताए थे उसी के ऊपर यह किताब लिखी गई थी। वर्तमान में अमर्त्य सेन आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का जो पहला भारतीय कौशल संस्थान है उसको स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था वर्ष 2016 में। कब किया था? 2016 में किया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आपके एक न्यूज का आर्टिकल है। ये आर्टिकल है दिसंबर 2016 का और इसमें पीएम मोदी ने आपके इनॉग्रेट किया था हमारे देश का जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल है और इसका उद्घाटन हुआ था कानपुर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग करंट अफेयर और जीके की तैयारी और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लास होती है। इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मेरी क्लास यहाँ पर दिन में 12 बजे होती है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी की बात करें तो इस पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस तो मिलती ही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करें तो आप लोग मात्र 8,000 रुपये में यहाँ पर पूरे 2 साल का कोर्स खरीद सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा कोड है KV10। अगर आप लोग इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के हर कोर्स पर। फिर भी अगर आपको यहाँ पर किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है तो भी आप लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय आपके कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं, तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लास में एक नया फीचर भी ऐड हो चुका है। अगर आप प्लस मेंबर हैं तो किसी भी लाइव क्लास में आप टीचर से डायरेक्टली यहां पर बात कर सकते हैं और जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिखने की बजाय आप डायरेक्टली बात करके टीचर से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 महामारी की जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो ये प्रदर्शन किया था IIT बॉम्बे ने। किसने किया था? IIT बॉम्बे ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं 29 अप्रैल के लाइव मिनट का एक आर्टिकल है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि IIT बॉम्बे के द्वारा नाइट्रोजन जनरेटर से ऑक्सीजन जनरेटर को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। अब देखिए, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। रीजन क्या है कि इसमें जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने इस साल का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी की है अध्यक्षता। तो ये आपके 47वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। इससे पहले 46वां वाला आपके अमेरिका में होना था और जो 45वां वाला था वो आपके हुआ था फ्रांस के बियारेट्ज में। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, यानी कि यूके ने इसकी अध्यक्षता की।
दूसरे में आपसे कहा जा रहा है कि ब्राजील को अतिथि देश के रूप में इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। अब अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था एक नए संगठन D10 के बारे में। नाम क्या था इसका? तो इसका नाम था डेमोक्रेसी 10। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि यूके ने यह प्रस्ताव रखा था कि जो G7 है उसको बढ़ा करके D10 कर दिया जाए और इसमें 3 नए देशों को ऐड किया जाए। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो आपका था दक्षिण कोरिया, एक आपका था उसमें ऑस्ट्रेलिया और एक देश था हमारा भारत। तो उस समय यूके के द्वारा इन 3 देशों को इनवाइट भी किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ब्राजील इसमें नहीं था। एक चौथा देश और इनवाइट हुआ था जिसका नाम है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो देख सकते हैं कि इस साल जो समिट हुआ उसमें ये चारों आपके गेस्ट कंट्री थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बाकी बी वाला जो है वो है रॉन्ग। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा आसान कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है आपके 16 सितंबर को हर साल होता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल इसी दिन आपका समझौता हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। विषय क्या था इस बार? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। तो आपको ये बताना था कि ये जो कर है वो कितने उत्पादों के ऊपर लगाया जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर है वह मुझको यहाँ पर नहीं मिल पाया है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर यहाँ पर अतिरिक्त कर, यानी कि जिसे हम लोग सेस के नाम से जानते हैं, उसको लगाया गया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल डीजल आपका था, उसके अलावा गोल्ड सिल्वर और डोर बार्स हो गए, अल्कोहल के कुछ आइटम थे, क्रूड पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन सनफ्लावर था, सेब आपका हो गया, कोयला आपका हो गया, उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर्स थे। तो एग्जैक्ट कितने आइटम थे ये मुझको कहीं पर नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट पता हो तो आप लोग उस आर्टिकल का लिंक कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन है, ये गृह मंत्रालय में नोडल डिवीजन है। तो आपको बताना है कि इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी। रीजन क्या है कि आपको दिखाई दिया होगा कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपको लगा होगा कि हो सकता है गृह मंत्री ही इसके अध्यक्ष हों। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके होते हैं अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। और अभी हम लोगों ने अक्टूबर महीने में ही ये डिस्कस किया है कि आपके एनडीएमए का 17वां स्थापना दिवस था। उस अवसर पर हमारे अमित शाह जी इसमें शामिल हुए थे और यहाँ पर मैंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि एनडीएमए के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के होते हैं पीएम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। तो देख सकते हैं यहां पर आपसे थोड़े अटपटे ढंग से पूछा गया है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि कौन टॉप पे रहा या कौन दूसरे या तीसरे पे रहा, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग टॉप 5 राज्यों की बात करते हैं तो इनमें से हमारा एक राज्य ऐसा कौन सा है जो कि टॉप 5 में नहीं था। तो आप सभी को पता होगा केरल आपका पहले स्थान पर था। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहां पर हिमाचल दूसरे पे था, तमिलनाडु तीसरे पे था, आंध्रा चौथे और गोवा हो गया यहां पर 5वें स्थान पर। तो इस प्रकार से गुजरात इस लिस्ट में नहीं था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। देखिए इस प्रश्न का भी एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है क्योंकि ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है। अक्सर क्या पूछा जाता है कि सूचकांक जारी किसने किया, तो आप सभी को पता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ पीस आपका है सिडनी में जो ये जारी करता है। हमारा देश इसमें 135वें स्थान पे रहा था, लेकिन अगर हम लोग सबसे पीसफुल की बात करें तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है। हालांकि अगर हम लोग देशों के अनुसार बात करें तो आइसलैंड रहा है पहले स्थान पर। तो रीजन कौन सा होगा, अगर आपको कोई एग्जैक्ट आर्टिकल मिलता है इसके ऊपर
तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो नोगोजी ओकोंजो-इवेला हैं, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो बताइए ये आपके किस देश से हैं? ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। ये थी नाइजीरिया देश से। कहाँ की हैं? नाइजीरिया देश से हैं और मोटी सी थी। इनका इमेज भी मैंने आपको कई बार दिखाया है, ध्यान रखिएगा। ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी WTO की बात करें तो 1 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है नोगोजी ओकोंजो-इवेला। अगला प्रश्न कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है। अब देखिए ये जो दिवस होता है हर साल आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब होता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या था? तो री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये इस बार का विषय था। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन, ये आपके भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो बताइए ये किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके थे USA के विदेश मंत्री। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। और 29 जुलाई के करंट अफेयर में ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एंटनी ब्लिंकन आपके आए थे और उस दौरान नई दिल्ली में इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए अगला प्रश्न है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ये जो मेला है वो आयोजित किया गया था नोएडा में। कहाँ पर हुआ था? नोएडा में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं PIB की एक कटिंग है। 26 से लेकर के 14 मार्च तक ये आयोजित हुआ था और जो हमारे उस समय के मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अब देखिए अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो इसे देख करके आपको लग सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। रीजन क्या है कि जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें तो अगर आपको किसी एक योजना के बारे में पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए वैसे अगर हम लोग बात करें तो आम आदमी बीमा योजना जो है ये 2007 में आपकी शुरू हुई थी। उसी प्रकार से PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करें तो ये आपके 2021 में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये आपके 2018 में शुरू हुई है और PM सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये आपके 2015-16 में शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई एक भी पता है तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कटलेट एक्सप्रेस 2015 अभ्यास में किस भारतीय शिप ने हिस्सा लिया? एग्जैक्ट प्रश्न हमारे मिलिट्री अभ्यास वाले को उससे आ चुका है वीडियो से, तो उसमें भी बस केवल ऑप्शन आपके डिफरेंट हैं, बाकी एग्जैक्ट प्रश्न वही पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारे हिस्सा लिया था INS तलवार ने। किसने? INS तलवार ने हिस्सा लिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि 26 जुलाई से 6 अगस्त तक पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर के किनारे इसका आयोजन हुआ था और इसमें हमारे INS तलवार ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? अब आप लोग इसको पढ़ करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी। अब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के लिए हमारी एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। बाकी आप लोग वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो ही नहीं सकता, WHO थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अंदाजा लगे, UNDP भी शायद नहीं हो सकता है। और अगर आपको इस संस्था के बारे में पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी रिपोर्ट है उसको अप्रैल में जारी किया गया था और ये इस बार फोकस करती थी बॉडी के ऑटोनॉमी के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का जो शुभारंभ है ये 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था?
अब ये प्रश्न भी थोड़ा सा अजीब टाइप का है, क्योंकि इसमें आपसे एग्जैक्ट मंथ पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके नवंबर में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं 30 नवंबर का जो हमारा करंट अफेयर था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया। तो इसे उस समय के जो जलवायु परिवर्तन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको किया था लॉन्च। तो ध्यान रखिएगा नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जो आपका एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया। अब देखिए ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें हमारे देश से कुल मिलाकर के 112 जिलों का चयन किया गया था। कैसे ये जिले हैं? तो ऐसे जिले हैं जो कि विकास के रास्ते में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें आपके 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले? 8 जिले शामिल हैं। और अभी जो आपके नीति आयोग की इसके ऊपर रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में टोटल जो आपके टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 7 शामिल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के टोटल कितने हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी यहां पर 8। सी होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है खिलाड़ी और जो इस साल उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, बिल्कुल ये हमारा सही है। बजरंग पुनिया ने रजत नहीं जीता था जी, इन्होंने भी आपके कांस्य जीता था। मीराबाई चानू ने रजत जीता था। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड जीता था। तो बाकी ऑप्शन हमारा बी सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है। बहुत ही आसान है, विश्व खाद्य प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इस साल का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस साल हमारे 2 लोगों को शांति का पुरस्कार मिला है। एक तो है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं, दूसरे आपके हैं रसिया के। तो चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जो रसिया वाले हैं उनका नाम यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की जो महिला एकल के विजेता हैं जिनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा, तो ये आपके निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके हैं चेक गणराज्य से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं डिटेल में हम लोगों ने जब किया था तो वहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि चेक रिपब्लिक की हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि आपके इस साल के विजेता रही हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न उल्टा हो गया जी क्या, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए इसका जो प्रश्न है वो गायब हो चुका है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न पूछा क्या गया था। देखिए प्रश्न में ये पूछा गया था कि जब पिछले साल आपके कोविड-19 की महामारी आई थी तो उसके बाद में यानी कि उस दौरान आपके किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा द ग्रेट रिसेट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि कोविड-19 के बाद हम लोग किस तरीके से करेंगे रिकवरी। तो ध्यान रखिएगा ये हम लोगों ने पिछले साल जून में डिस्कस किया था, जब आपके WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पर यूनिक ट्विन समिट हुआ था। तो उसी दौरान इन्होंने घोषित किया था द ग्रेट रिसेट इसके थीम को, और इन्हीं के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा WEF का यह प्रोग्राम था जिसका नाम था द ग्रेट रिसेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड जीता है 2021 वाला। तो ये जीता है आपके अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। किसने जीता? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं डिटेल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सर्विस के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार मिला था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जो जयंती है वह उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई है। अब अगर आपको ये पता हो कि हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहां पर? शाहजहांपुर में हुआ था, तो वहीं पर यह मनाया गया। ऑप्शन हमारा यहां पर रामपुर नहीं जी, बी शाहजहांपुर हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो देख सकते हैं
ये जो आपका इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस साल बिल्कुल जनवरी के आखिरी में हुई थी, यानी कि जब आपके अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए थे जो बिडेन। नाम इनका क्या है? तो इनका नाम है जेनेट एलन। क्या नाम है? जेनेट एलन इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जेनेट एलन इनका नाम है और इन्होंने अमेरिका के 78वें सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी का पदभार ग्रहण किया था जनवरी 26 से। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य रहा? अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा देश किससे कम वैल्यू के सामान खरीदता है और ज़्यादा उनको बेचता है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसको हम लोग 100 रुपए का सामान बेचते हैं जबकि उससे हम लोग 90 का सामान ही खरीदते हैं। तो ऐसा एक ही देश था, इसका नाम है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को हम लोग ज़्यादा बेचते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अमेरिका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का जो पुरस्कार है उसको जीता है नोमाडलैंड ने। तो आपको बताना है कि ये जो नोमाडलैंड नाम की फिल्म है इसके डायरेक्टर किसने हैं, कौन है? तो आप सभी को पता होगा, इनका नाम है स्लोए झाओ। क्या नाम है? क्लो झाओ। मैंने कई बार कहा था इनको, तो ध्यान रखिएगा ये आपके हैं कहाँ की? चाइना की। और इन्हीं को यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी मिला है और इन्हीं की मूवी रही है नोमाडलैंड जिसको यहाँ पर बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं नोमाडलैंड मूवी का नाम था और क्लो झाओ इसकी हैं डायरेक्टर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का जो संबंध है ये किससे है? तो ये भी हम लोग कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं। पीएम वाणी जो योजना है ये पिछले साल दिसंबर 2020 में घोषित हुई थी और उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर वाईफाई की सुविधा दी जाए। फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। इसका पूरा नाम ही है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है द क्लॉक इज टिकिंग, ये निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय था इस साल? तो ध्यान रखिएगा ये आपका विषय था विश्व टीबी दिवस का। किसका? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, या जिसे हम लोग विश्व तपेदिक दिवस कहते हैं, उसका ये विषय था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इसका विषय था द क्लॉक इज टिकिंग। इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो ध्यान रखिएगा चूज टू चैलेंज इसका विषय था और ये मनाया जाता है 8 मार्च को। बाकी 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इसका विषय था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और पहला क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो ये आपके 21 जून को होता है और इस बार का विषय था योगा फॉर वेल बीइंग। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहले में आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इसका मतलब होता है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेट जीरो का सिंपल मतलब ये होता है कि जितना हम लोग कार्बन को इमिट करेंगे अपने एनवायरनमेंट में उतने कार्बन को हम लोग यहाँ पर अवशोषित भी कर लेंगे इन्वायरमेंट से। तो ये होता है नेट जीरो। सबसे पहला देश जिसने इस टारगेट को रखा है वो यूके है। 2050 का इसने टारगेट रखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूएई ने भी इस टारगेट को अभी रखा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यानी कि स्टेटमेंट नंबर केवल 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप सभी को पता होगा कि इस साल जनसंख्या के ऊपर एक कानून लाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरे में कहा गया है कि वर्तमान में जो राज्य की प्रजनन दर है वो आपकी 2.7 प्रति हजार है। ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे सही। देख सकते हैं कि बिल का जो टारगेट है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 पर 1000 किया जाए 2026 तक
और 2030 तक इसको किया जाए 1.9। बाकी करंट जो रेट है ये आपका है 2.7 पर 1000। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो 2021 में आई है, ये आपके किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए शुरू की गई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है ये शुरू की गई है मजदूरों के लिए। किसके लिए? मजदूरों के लिए इसकी शुरुआत हुई है। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे मजदूर किसी भी पर्यटन यात्रा पर जाना चाहें उनको यहाँ पर 12,000 रुपये सरकार देगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये स्कीम आपके 24 जनवरी को घोषित की गई थी और 12,000 रुपये के फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? अब आप सभी को पता होगा कि इस साल यूपी की सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है सीएम अभ्युदय योजना। तो इसी योजना के अंतर्गत आपकी ये भी घोषणा की गई थी कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी होंगे उनको दिया जाएगा टैबलेट। हालांकि अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा कि जो भी आपके तैयारी करने वाले युवा हैं उनमें से 1 करोड़ को यहाँ पर दिया जाएगा टैबलेट। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो इसकी घोषणा है वो आपके अभ्युदय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आयु वर्ग 18 से 40 होनी चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और भारत के किसी भी राज्य का नागरिक। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसी कोई पात्रता नहीं थी। ये देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 8 पात्रताएं दी गई थी, जिसमें से आप देख सकते हैं आयु 18 से 40 होनी चाहिए, वह जो व्यक्ति है वह भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा परमानेंट स्टेशन है जो कि इस समय आपका काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे 3 यहाँ पर रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इनमें से कौन से 2 आपके चल रहे हैं, तो उनमें से एक है भारती, दूसरा आपका है मैत्री। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं पीआईबी का ये आर्टिकल है कि इस समय जो हमारे 2 ऑपरेशनल हैं उनमें से एक है मैत्री, दूसरा है आपका भारती। और इस साल अंटार्कटिका के लिए जो हमारा 40वां एक्सपेडिशन है वो आपके लॉन्च हुआ था गोवा से इस साल की शुरुआत में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि भारती और मैत्री हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न एक ज्योग्राफी का है कि इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं इनको आपको पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना है। अब देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का आइडिया है तो ये जो दोनों ऑप्शन है इनको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जावा है और जो बाली है ये बीच में पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सुमात्रा, ऐसे इसका साइज है। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर जावा। जावा के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसी के ऊपर इसकी कैपिटल है जकार्ता। इसके बाद में छोटा सा यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बाली। क्या नाम है? बाली इसका नाम है। और फिर इसके बाद में एक छोटा सा और है जिसका नाम है लोमबोक। समझ गए? तो यहाँ पर मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल बी इसका हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपका सुमात्रा है बड़ा सा, ये आपका है जावा जिसके ऊपर कैपिटल है। फिर यहाँ पर एक छुटकू सा है बाली और इसके बाद में एक छुटकू सा और है जिसका नाम है लोमबोक। ठीक है, ऊपर आपका ये कौन सा है? तो ये आपका है बोर्नियो और आगे एक आपको मिलेगा सुलावेसी। तो ये कुछ प्रमुख आइलैंड हैं इंडोनेशिया के, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया? तो ये किया गया था 61वें के द्वारा। बिल्कुल आसान है, सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, एक प्रश्न और पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है इसके आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? अब इसको देख करके कई बार लगता है कि ये आंकड़े हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आंकड़े होते हैं वो आपके जारी किए जाते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा।
ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो कि आपका आता है DIPP के अंतर्गत, जो कि आपका आता है वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालय के अंतर्गत, और यही आपके WPI को जारी करता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, तो ये चिलिका है, उड़ीसा वाली, आप सभी को पता होगा। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जो जनगणना हुई, इसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 17 लोग मिलेंगे। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्यों में तो आपके है सबसे ज़्यादा बिहार का 1100 से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग यूटी को भी कंसीडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। तो पर्यावरण के लिए जो अधिनियम है ये आया था 1986 में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये सारे अधिनियम मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम 1974, वन संरक्षण 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम 1981 और पर्यावरण आपका आया था 1986 में। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे भारत में जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी कई बार हम कर चुके हैं। इसके अध्यक्ष है KC नियोगी। ध्यान रखिएगा KC नियोगी आपके पहले वाले के थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि हर 5 साल पर राष्ट्रपति जी के द्वारा गठित की जाती है और संविधान के 280 में इसका प्रावधान दिया गया है। इस समय हमारा 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये आपके सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ये जो अवधारणा है ये आपकी आई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हमारा 1992 में हुआ था, उसी दौरान सबसे पहले कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी और इसका सिंपल सा मतलब था कि जो आपके कार्बन का एमिशन है उसको करना है रिड्यूस। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए तथ्यों में से सही को चुनिए। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। और भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये रमा देवी हैं। हालांकि कुछ ही समय के लिए ये रही थी, लेकिन ये आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी यानी कि दोनों हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन GST से संबंधित है। ये भी बिल्कुल बच्चों वाला ही प्रश्न था, तो 101वां था। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इन नदियों के बारे में सुना भी ना हो। तो अगर हम लोग बात करें पुनपुन नदी की, तो ये आपके बिहार में जाकर के मिलती है गंगा से, बिल्कुल सही है। अजय नदी और जलंगी नदी ये पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है गंगा में। लेकिन जोंक नदी की बात करते हैं तो ये जो नदी है वो महानंदा की सहायक नदी है। किसकी? महानंदा की है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं पुनपुन रिवर बिहार में, ये गंगा में मिलती है। अजय रिवर की बात करें तो ये हुगली नदी यानी कि गंगा में ही मिलती है। उसी प्रकार से जालंगी की बात करें तो ये भी हुगली में ही जाकर के मिलती है। और जोंक की बात करें तो ये आपके महानदी में जाकर के मिलती है। अच्छा, महानंदा मैंने आपको बता दिया, तो महानदी में ये जाकर के मिलती है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया, बच्चों वाला ही था, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो ये हमारा होता है आर्टिकल 267। क्या होता है? आर्टिकल 267। देख सकते हैं कि आर्टिकल 267 के क्लॉज 1 में इसके बारे में प्रावधान है। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया कि नोबी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। अब अगर आपने मेरा वो जो माउंटेन वाला लेक्चर था अनअकैडमी के ऊपर उसे किया होगा, तो उसमें मैंने आपको करवाया था कांटो मैदान के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जो जापान की राजधानी वगैरह है वो आपके उसी कांटो मैदान में आती है। तो अगर आपको कांटो का पता है तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं कि नोबी भी आपके जापान में ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट,
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव होता है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है। तो एलपीजी में आपकी दो ही चीजें मिलती हैं, एक होता है प्रोपेन, दूसरा होता है ब्यूटेन। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी मीथेन आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके सीएनजी में होता है, बायोगैस में भी मीथेन होता है, और जो धान की फसल होती है वहां से भी निकलता है मीथेन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ब्यूटेन होगा करेक्ट। एक प्रश्न और है जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो संस्थापक है ये कौन सा था। तो आपका जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने 1784 में। कब किया था, 1784 में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से मेरा जो मेन फोकस था करंट अफेयर के प्रश्नों पर था वो मैंने करवा दिया, कुछ आपको मैंने जीके के प्रश्न भी करवा दिए हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग किसी और एग्जाम के करंट अफेयर के प्रश्न चाहते हैं डिटेल में डिस्कस करना, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।